नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, केंद्र की सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा केंद्र की तरफ से। महंगाई भत्ते में इजाफा अब किया गया है। 4% भत्ते में बढ़ोतरी अब की गई। महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर अब किया गया 46%। अनुराग ठाकुर का यह कहना था। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस। 1 जुलाई से लागू होगा बढ़ा हुआ भत्ता। 6 फसलों के लिए भी एमएसपी निर्धारित की गई है। रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। केंद्र की सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को अब 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात अब मिलेगी। केंद्र की सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए-डीआर की दरों में बढ़ोतरी पर भी अब मोहर लग गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीए की बढ़ी हुई दरों की घोषणा करते हुए बताया कि अब डीए की मौजूदा दर 42 से 46% पर पहुंच गई है। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सीसीए की और कैबिनेट की बैठक हुई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4%। दीपक चौबे लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, एक बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को आज के दिन मिला है केंद्र की तरफ से। दीपक, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, अगर सागर बात की जाए तो जिस तरीके से दिवाली आ रहा है और दिवाली पर केंद्र कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें अगर बात की जाए तो देखिए अब 46% जो है उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है और खासी अगर बात की जाए तो 78 दिनों का बोनस उनको दिवाली गिफ्ट मिलने जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार एक तरीके से लगातार अगर जो महंगाई को लेकर रेल के कर्मचारी या फिर जो अर्धसैनिक बल थे वो उठा रहे थे, उनको एक तरीके से दिवाली गिफ्ट दिया गया है और कहीं ना कहीं किसानों को भी राहत दी गई है। देखिए किसानों में अगर बात की जाए तो एमएसपी पे अगर बात की जाए तो 6 फैसले लिए गए हैं और खासकर तिलहन सरसों में 200 रुपये, मसूर में 425, गेहूं 150 यानी और 31% जो खाद के उत्पादन में बढ़ोतरी और ऑयल सीड। और सबसे बड़ा बात ये थी कि देखिए 15 अगस्त 2020 को लद्दाख में सोलर प्लांट बनाने का जो घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसको अब हरियाणा के कैथल तक लाइन बिछाने की कवायद तेज कर दी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो सोलर पावर पर भी लाइट चलेंगी। जो कैथल में जो बड़ा प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया और लद्दाख से और कैथल तक जो लाइन बिछाई जाएगी उसकी भी एक रूपरेखा तैयार कर दी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, क्योंकि कैबिनेट और सीसीई की दोनों की बैठक थी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि दीपावली से पहले केंद्र कर्मचारियों को राहत, और उससे पहले देखिए अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने आम लोगों को भी राहत दिया था। जिस तरीके से गैस के जो दाम थे वो कम किए गए थे और देखिए इससे हो सकता है कि कुछ दिनों बाद एक और बड़ी घोषणा हो सकती है केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए, क्योंकि देखिए अब राज्य भी अब इसको लेकर, पिछली बार याद होगा सागर कि जब पिछली बार जब दीपावली था उस टाइम केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए थे, उसके बाद ही राज्य सरकारों ने भी उसके दाम घटा दिए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत हुई थी। और यही इस बार हो सकता है कि दीपावली से पहले पहले केंद्र सरकार फिर एक बार आम जनता को राहत देगी। जिस तरीके से उसने केंद्र जो कर्मचारी है उनको राहत दी है तो जनता को भी राहत देगी। और क्योंकि अगर बात की जाए तो 46% जाहिर सी बात है कि एक बड़ा अमाउंट होता है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो क्योंकि सबसे बड़ा रेलवे का जो बजट है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए और खासकर अगर बात की जाए तो जो सी और डी कैटेगरी के उन लोगों को कर्मचारियों लेकिन दीपक, जो 6 फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित की गई वो 6 फसलें कौन सी हैं, कितना फायदा होगा इससे किसानों को?
जी बिल्कुल, देखिए अगर देखिए रबी की जो 6 फसलों है उसके जो लगातार अगर बात की जाए तो लगातार किसान, देखिए सबसे बड़ा देश में जो मुद्दा था वो कि एमएसपी तय की जाएगी और 6 जो रबी की जो 6 फसलें हैं उस पर सबसे जो पहला अगर बात की जाए तो तिलहन यानी कि जो सरसों जिससे बनता है या सरसों का तेल, क्योंकि इस टाइम अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा महंगा सरसों का तेल ही है, उस पर अब एमएसपी 200 रुपये बढ़ा दी गई है। पहले जो रेट था उससे 200 रुपये बढ़ा दिया गया है। मसूर में 425 रुपये बढ़ाया गया है और गेहूं में 150 रुपये बढ़ाया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो लगातार किसानों की जो शिकायत थी केंद्र सरकार से, और पूरे देश ने देखा था किस तरीके से किसान जो थे जंतर मंतर पे या फिर किस तरीके से आसपास के इलाकों पे दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं सरकार ने वो बिल वापस लिया। उसके बाद लगातार अभी भी धमकी मिल रही थी कि अगर आप एमएसपी तय नहीं करेंगे तो फिर हम दिल्ली में धरना देंगे। उसी को लेकर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने किसानों को राहत दी है और रबी की जो 6 फसलें हैं उनको एमएसपी के तौर पर कहा जाए तो उसमें बजट बढ़ाया है, यानी कि सरसों या फिर मसूर की दाल या गेहूं, क्योंकि गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को लेकर फैसले जो है वो बहुत हुए। अब देखना है कि जो नई लिस्ट आती है उसमें क्या क्या होगा, क्योंकि हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा भी थोड़ी देर में ही इसकी जो नई लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, उसके बाद फिर और बता पाएंगे कि और किन किन फैसलों पर कितने कितने पैसे बढ़ाए गए हैं। सागर, चलिए शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, फर्जी जन प्रमाण पत्र केस में आजम खान को बड़ा झटका लगा। आजम खान को 7 साल की सजा, आजम खान की पत्नी और बेटे को भी सजा। कोर्ट ने आजम को सुनाई 7 साल की सजा। कोर्ट ने 15,000 का जुर्माना भी लगाया है। तीनों कोर्ट से सीधा अब जेल जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। तीनों को यहां से सीधे जेल अब ले जाया जाएगा। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया। अब उन पर आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई, असल में उनकी उम्र उतनी है ही नहीं। नीरज मिश्रा लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज, बड़ी खबर, ये बड़ा झटका लगा आज के दिन फिर समाजवादी पार्टी को। आजम खान की मुश्किलें जो देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही थी, आज और ज्यादा मुश्किल में फंस गए। नीरज, जी बिल्कुल, देखिए आजम खान की मुश्किल अब काफ़ी बढ़ गई है, चूंकि उनको 7 साल की सज़ा न केवल आजम खान को मिली है बल्कि आजम खान की पत्नी जो तंजीम फातिमा है और उसके बाद उनके जो बेटे हैं उनको भी ये सज़ा मिली है। आपको बताएं कि इनका जो जन्म प्रमाण पत्र था वो 2 जन्म प्रमाण पत्र इन्होंने बनाया था, खासतौर पर चुनाव लड़ने के लिए। पहला जन्म प्रमाण पत्र जो बना था वो 1990 में बना था और दूसरा जो जन्म प्रमाण पत्र था उसमें जो तारीख थी वो 1993 की थी। यानी कि चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था अपने बेटे का। उसके बाद ये चुनाव भी जीत गए थे स्वार से, लेकिन बाद में ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद पूरे मामले की जांच हुई। अब इस मामले में दोषी करार देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इस पूरे मामले में सजा सुनाई है। 7 साल की सजा हुई है। इसके अलावा 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस पूरे मामले को जिन्होंने टैकल किया, जिन्होंने इस पूरे केस को लड़ा, वो आकाश सक्सेना है जो इस समय विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, और 2019 में इस पूरे मामले को उन्होंने दर्ज कराया था, जिसके बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की इस मामले में जो विधायकी थी वो भी चली गई थी। तो फिलहाल आजम खान 27 महीने जेल में रहे। उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन एक बार फिर से आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई है। न केवल आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हैं बल्कि उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब देखना यह होगा कि आजम खान का अगला रुख क्या रहता है, लेकिन इतना जरूर है आजम खान अब ऊंची अदालत में का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। ठीक है नीरज, क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर आजम खान के गुट से?
देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स हैं वो इतना ज़रूर कह रहे हैं कि आज़म खान को साजिश के तहत फंसाया गया है और उनकी लोकप्रियता के लिए उनको फंसाया गया है। लेकिन अब देखिए, आज़म खान इतने कद्दावर नेता हुआ करते थे, न केवल रामपुर के बल्कि उत्तर प्रदेश में भी उनका सिक्का चला करता था। और ये फैसला ऐसे नेताओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए एक सबक भी है जो अपने आप को कानून से ऊपर, सत्ता के ऊपर रखकर इस तरह का फेक प्रमाण पत्र बनवाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक सबक भी है। और इसके अलावा अब आज़म खान के लिए जो ऊंची अदालत है उसका रास्ता ज़रूर खुला है, लेकिन आज़म खान की मुश्किलें अब आने वाले वक्त में भी कम नहीं होंगी, क्योंकि आज़म खान के ऊपर एक नहीं तमाम ऐसे केसेस दर्ज हैं, चाहे वो जौहर विश्वविद्यालय का हो, चाहे वो 2019 में जिलाधिकारी अंजनेय सिंह को धमकाने का मामला हो, अपशब्दों का मामला हो, तमाम ऐसे केस जिसमें आज़म खान जुड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे करके उसका भी फैसला आएगा और आज़म खान की मुश्किलें आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि कम होने वाली हैं। चलिए, शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। आज के दिन राजस्थान विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चा। अधिकांश ऐसी सीटें हैं जिस पर सिंगल पैनल नामों पर चर्चा की गई है। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की पहले लिस्ट पर चर्चा हुई है। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सिंगल पैनल नामों पर चर्चा की गई है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी भी मौजूद रहे। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। ये दो मुख्य पार्टियां राजस्थान के चुनावी मैदान में। हालांकि पार्टियां कई हैं, आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चली है, लेकिन लड़ाई इन्हीं दो पार्टियों के बीच है। नमित त्यागी लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। नमित, लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज के दिन जो कांग्रेस की बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ हुआ है नमित? देखिए, बिल्कुल राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की सुबह 9 बजे जो बैठक शुरू हुई थी वो फिलहाल खत्म हो गई है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि देर शाम तक कभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से तकरीबन जो हमारे पास आंकड़ा आया है 106 नामों की जो लिस्ट है राजस्थान के अंदर वो कभी भी जारी की जा सकती है। हालांकि एक और जानकारी है, देर शाम 6 बजे मध्य प्रदेश को लेकर जो कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है वो फिर से बैठेगी, लेकिन राजस्थान के अंदर जो चर्चा है वो आज सारा दिन भर चर्चा चली, जिसमें खुद जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में थे। और निश्चित तौर पर अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आए कि जो विधायक हैं उनके विधायकों ने काम किया है, ऐसे में जो मौजूदा विधायक हैं उनमें से ज्यादातर विधायकों का टिकट कटेगा नहीं। हालांकि जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं 10 से 15 विधायकों का टिकट कटना पूरी तरीके से तय है, लेकिन अभी केवल 200 में से 106 नामों पर चर्चा हुई है जी। लेकिन नमित, जिन उम्मीदवारों पर कांग्रेस इस समय मंथन कर रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया, 7 सांसद दिखाई दे रहे हैं राजस्थान के चुनाव में जो भी लिस्ट जारी की गई है, लग रहा है कि वो टक्कर दे पाएंगे। बीजेपी की प्लानिंग और कांग्रेस की प्लानिंग में भिन्नता क्या दिखाई दे रही है नमित? देखिए, दरअसल दो चीजें हैं। कांग्रेस हमेशा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती है सागर, क्योंकि कांग्रेस से इंतजार कर रही थी कि बीजेपी कब राजस्थान के अंदर पहली अपनी लिस्ट लेकर आए और उसके बाद फिर उसी तरीके से उस रणनीति पर भी, यानी कि उस रणनीति पर भी काम किया जाए, क्योंकि राजस्थान में एक तिलिस्म रहा है कि एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी आती है। कांग्रेस इस बार अपने हाथ से उस मौके को जाने नहीं देना चाह रही। कांग्रेस चाह रही कि इस तिलिस्म को तोड़ा जाए और फिर से कांग्रेस अपनी सरकार वहां पर बचा पाए। हालांकि जब सिंगल पैनल की बात आई, क्योंकि इस पूरी चर्चा में जो सुबह से सीईसी की बैठक चली थी, इसमें सिंगल पैनल की जब बात आई तो राहुल गांधी को हमने कई जगह नाराज होते हुए भी देखा। उन्होंने कहा कि सिंगल पैनल की जरूरत नहीं है, हमारे पास नए चेहरे कहां हैं, क्यों घिसे पिटे चेहरे ही आप लोग लेकर आ जाते हैं। तो इस पर भी चर्चा हुई है कि कुछ पुराने चेहरों को शायद दरकिनार किया जाएगा, जिनका जो काम है वो जो अच्छा नहीं रहा है, उन्होंने विधायक के तौर पर अच्छा काम नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर इंतजार देर शाम तक है, क्योंकि अब कांग्रेस कभी भी अपनी पहली लिस्ट जो है राजस्थान के अंदर वो जारी कर सकती है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस जो है वो अपने कई बड़े नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि जिस बात का जिक्र आपने किया कि बीजेपी ने अपने कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो ये जो सारी प्लानिंग है वो कांग्रेस ने भी कर रखी है। चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए।
वहीं देश की पहली रैपिड रेल सफर के लिए तैयार है। देश की पहली रैपिड रेल का ट्रायल रन अब शुरू हो चुका है। दुबई और गाजियाबाद के बीच ट्रायल हो रहा है। 20 अक्टूबर को रैपिड रेल का उद्घाटन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे रेल का उद्घाटन। मेरठ से दिल्ली तक रैपिड रेल का संचालन अब किया जाएगा। रैपिड रेल का प्लेटफॉर्म देखिए पूरी तरह से बनकर ये तैयार। ट्रायल भी अब शुरू हो चुका है। उद्घाटन तारीख होगी 20 अक्टूबर। ऐतिहासिक दिन होगा ये भी अब, क्योंकि रैपिड रेल की अगर बात करें, इंतजार है कई उन मेरठ और दिल्ली वासियों को जो सफर करते हैं हर दिन कि कब ये चलेगी और हमारा जो सफर है और भी सुगम होगा। रैपिड रेल का उद्घाटन तारीख 20 अक्टूबर। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। दुबई और गाजियाबाद के बीच ये ट्रेन चलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तारीख 20 अक्टूबर। दुबई और गाजियाबाद के बीच ये रैपिड ट्रेन चलने वाली है। रैपिड ट्रेन की अगर बात करें तो देखिए किस तरह से सीटें बनाई गई इस ट्रेन की। रैपिड ट्रेन के बारे में बातें हैं क्योंकि इसकी शुरुआत जो की गई है। गौरव मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौरव, मेट्रो जैसे फीचर्स हैं, बुलेट ट्रेन जैसा लुक है रैपिड ट्रेन का और वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है जब उद्घाटन करेंगे 20 तारीख को पीएम मोदी। बिल्कुल, देखिए अगर रैपिड इस रेल की बात करें तो ये भारत की पहली रैपिड रेल है और इसको लेकर के खास करके जो तैयारियां हैं वो फर्स्ट फेज़ के जो उद्घाटन की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और आज हम लोगों ने जो ट्रायल रन था उसमें हिस्सा लिया। बाकायदे अगर बात करें साहिबाबाद जो स्टेशन है वहां से ट्रायल रन की शुरुआत हुई और तकरीबन 17 किलोमीटर तक की दूरी उस ट्रेन के माध्यम से हम लोगों ने तय किया। देखिए इस ट्रेन को चलाने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा एनसीआर से जो दूर मेरठ में जो लोग रह रहे हैं, खास करके मेरठ से दिल्ली को कनेक्ट किया गया है। तकरीबन 82 किलोमीटर का पूरा ये जो प्रोजेक्ट था उसको पूरा करना है। अभी ये फर्स्ट फेज़ का जो काम था वो पूरा हुआ है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं 20 तारीख को करने वाले हैं। इसको लेकर के जो पूरी तैयारियां हैं वो की गई हैं। हालांकि इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो जो इसकी गति होगी तकरीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। लेकिन इसकी गति को अगर हम देखें तो जो सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं उनकी श्रृंखला में जिस तरीके से वंदे भारत का नाम निकल करके आता है, अब उसमें रैपिड रेल का नाम भी आएगा। वैसे तो इसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी इसको चलाया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे बीच बीच में जो स्टॉपेज होंगे उन पर भी इसको रुकना होगा, इसीलिए गति नियंत्रण भी रखना बहुत जरूरी है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको रन किया जाएगा। इसके अंदर खास करके जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग तरीके की पूरी जो दिल्ली मेट्रो में जब आप सफ़र करते हैं आप देखते हैं तो कुछ उस तरीके की सहूलियतें दी गई हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बीमार है या दिव्यांग व्यक्ति इस ट्रेन से सफ़र कर रहा है तो उनके लिए भी बर्थ में अलग तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस पूरी जो रैपिड रेल है उसमें दिया गया। और आप देखिए तकरीबन 33,000 रुपए करोड़ का जो पूरा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लगातार पूरा करने के लिए जिस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है अब उसमें जो पहली सफलता है ये मिली है। और जिस तरीके से इनॉग्रल जो इसका रन है वो 20 तारीख से शुरू हो जाएगा और उसके बाद से ये जो आगे की प्रक्रिया होगी मेरठ से दिल्ली तक की, क्योंकि कुछ हिस्सों का जो काम है तकरीबन 70% है वो काम हो चुका है, 30% काम और बचा हुआ है। तो कोशिश ये किया जाएगा कि इस काम को भी आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर अंदर इस काम को भी कंप्लीट किया जा रहा है। तो रास्ते में कितने स्टॉपेज पड़ेंगे, कितने देर में सफर हम ये तय कर सकेंगे और मेन स्टॉपेज कौन से एक बार बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सागर अगर हम दिल्ली से मेरठ की बात करें तो फिलहाल अभी जो रूट प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि पूरे रूट का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जब बातचीत होती है रेल के उन अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि जो मेरठ से और दिल्ली की दूरी 82 किलोमीटर की है, तो ऐसे में तकरीबन जो उनका तय समय 30 मिनट मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 30 से 35 मिनट में मेरठ से दिल्ली की दूरी तय की जाएगी। और इस बीच जो प्रमुख स्टॉपेज की अगर मैं बात करूँ तो 3 प्रमुख स्टॉपेज उनको लेकर के वो चल रहे हैं।
गाजियाबाद का जो पूरा बेल्ट हो गया जहां पर वो रुकेगी, साहिबाबाद का वो हिस्सा लग गया। इसके अलावा मेरठ से वो चल रही है। उसके बाद दिल्ली में निजामुद्दीन के पास एक बड़ा स्टेशन जो है वो तैयार किया जा रहा है, यानी कि वो आखिरी स्टेशन के तौर पे रहेगा जो कि राजधानी को कनेक्ट करेगा मेरठ के लोगों को। तो इस तरीके की पूरी इसकी रूपरेखा रखी गई है। हालांकि अभी कुछ हिस्सों का काम जो है वो अभी पेंडिंग है, इसलिए इस पूरे हिस्से को एक तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि किस तरीके से इसको कंप्लीट किया जा रहा है, लेकिन जो पहले फेज का ट्रायल है वो कंप्लीट है और 21 तारीख से आम लोग भी इस जो रैपिड रेल है इससे सफर कर सकेंगे। इससे देखिए सबसे बड़ा फायदा इससे उनको होने वाला है जो 17 किलोमीटर की दूरी में अपने गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ियों को लेकर ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, उनके लिए अब बेहद सुगम हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा देखिए कि यह भी होगा सागर की पर्यावरण को जो स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी, वो अब निश्चित तौर पे इसमें बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो कम होंगी, जो लोग हैं अगर वो इस रेल के माध्यम से सफर करेंगे तो ऐसे में जो नीचे ट्रैफिक जाम की समस्या है उससे भी कुछ हद तक जो है वो निजात मिलेगी यहाँ पर। ठीक है गौरव, एक आखिरी सवाल जल्दी से। देखिए मेट्रो जैसे फीचर्स हैं, बुलेट ट्रेन जैसा लुक है, इन दोनों ट्रेनों के बाद देखिए रैपिड को लाया जा रहा है, तो क्या इससे कुछ अलग और खास टेक्निक का इस्तेमाल इसमें किया गया है क्या गौरव? देखिए इसको मेक इन इंडिया के तकनीक पर बनाया गया है, भारत में ही इसके कोच को बनाया गया और इसका जो कोच है वो बिल्कुल आपने सही कहा, जो वंदे भारत है के जो कोचेस हैं, इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के जो कोच हैं, दोनों में दिल्ली मेट्रो के कोच से मैं कहूँगा थोड़ा सा अंतर है। हालांकि दिल्ली मेट्रो के मॉडल के तौर पर इसको देखा जा रहा है, एक मेट्रो मॉडल के तौर पर, और आने वाले दिनों में वंदे मेट्रो भी रेलवे चलाने जा रहा है छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करने के लिए, जिनकी दूरी तकरीबन 70-80 किलोमीटर की होंगी। तो ये एक प्रयोग है और मुझे लगता है कि जब ये प्रयोग सफल होगा तो आने वाले दिनों में हम जयपुर में भी इसी तरीके का रैपिड रेल देखेंगे। आगरा में एक जो प्रोजेक्ट है एक वो भी चल रहा है। तो कुछ हिस्सों को जोड़ने का जो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लगातार चल रहा है, ताकि इस रैपिड रेल के माध्यम से गौरव जब ये प्रयोग सफल होगा तो आगे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, जैसे कि हमने बुलेट ट्रेन का देखा और मेट्रो ट्रेन का भी देखा। शुक्रिया गौरव पूरी जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।